तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और वहाँ तुम्हारा भाई। तुम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो और वहाँ तुम्हारा भाई और उसकी पत्नी तुम्हारे माँ बाप को शीशी में उतार रहे हैं। गुस्से में तमतमाती हुई तारा बोली, अरे भाग्यवान, क्या हो गया? तुम इतनी नाराज़ क्यों हो? अब क्या कर दिया रंजन ने? तारा बोली, वही जो तुम इतने सालों में नहीं कर सके। गोविंद बोला, यह पहेलियाँ बुझाना बंद करो और साफ साफ बताओ क्या हुआ। मुझे तुम्हारी यह गोल गोल जलेबी जैसी बातें समझ नहीं आती। यह सुनकर तारा बोली, ओ हो, देखो तो सही, कितने भोले हैं, जैसे अभी अभी इस धरती पर जन्म लिया हो। गोविंद बोला, अगर तुम्हें इसी तरह से ताने मारने हैं तो मारती रहो, मैं तो सो रहा हूँ। उसने चादर तानी और करवट बदल ली। यह देखकर तो तारा का गुस्सा और बढ़ गया और वह अपना सर पीटते हुए बोली, हे भगवान, ऐसे भी क्या बुरे कर्म किए थे जो तूने मेरी किस्मत में ऐसा निकम्मा पति लिखा। करना तो बहुत दूर की बात है, इसे तो बात सुनने में भी ज़ोर पड़ता है। यह तुम्हारा लाडला भाई ज़मीन बेचने की बात कर रहा है। अगर ज़मीन बिक गई तो हम क्या करेंगे? जो 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी नसीब होती है वह भी नहीं मिलेगी। यह सुनकर गोविंद उठा और बोला, तुम्हें यह बात किसने बताई? तारा बोली, और कौन बताएगा, खुद अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। मुझे तो पहले ही शक था कि तुम्हारा भाई यहाँ ऐसे ही नहीं आया, ज़रूर इसका कोई मतलब होगा। और उसकी वह शहरी कबूतरी, शादी को 2 साल हो गए, आज तक कभी वह कुछ घंटों से अधिक यहाँ रुकी नहीं है और अब की बार पूरे 2 दिन से दोनों पति पत्नी यहाँ डेरा जमाए पड़े हैं। अब समझ आई, इन दोनों की नज़र गांव की ज़मीन पर है। रंजन माँ बाबूजी से कह रहा था कि शहर में किराया बहुत महंगा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है, इसीलिए हम चाह कर भी आप दोनों को अपने साथ नहीं ले जा सकते। पर एक उपाय है, अगर हम यहाँ की ज़मीन बेचकर शहर में मकान बना लें तो फिर सारा परिवार साथ रह सकता है। वैसे भी भैया कितनी मेहनत करते हैं, इस ज़मीन में होता ही क्या है। वहाँ शहर में उन्हें भी कोई अच्छा सा काम दिलवा दूँगा, गांव से तो ज़्यादा ही कमाएंगे वहाँ। अगर आप सारी ज़मीन का सौदा कर ले तो दोनों भाइयों का बहुत अच्छा मकान बन जाएगा और चाहे तो मकान के कुछ हिस्से को किराए पर देकर उससे अतिरिक्त आय भी हो सकती है। पर मैं जानता हूँ भैया इस बात के लिए मान भी जाएं, पर भाभी कभी नहीं मानने वाली, इसीलिए सोच रहा हूँ आप ज़मीन का बंटवारा कर दो और मेरे हिस्से की ज़मीन को बेचकर मैं तो अपना शहर में मकान बना लूँ। कब तक किराए पर धक्के खाता रहूँगा? कल को परिवार भी बड़ा होगा, खर्चे भी बढ़ेंगे, इसीलिए जितनी जल्दी यह काम हो जाए उतना अच्छा। 4 पैसे बचेंगे तो आगे काम आएंगे। वैसे भी मैं तो वहाँ शहर में रहता हूँ, मेरे लिए ज़मीन का क्या काम। तब माँ बोली, पर बेटा तू तो जानता है तेरे भाई की हालत कैसी है, और फिर हमारे पास ज़्यादा ज़मीन भी नहीं जो उसे बेचकर तुझे पैसे दे दें मकान बनाने के लिए। अगर ज़मीन बेच दी तो तेरे भाई का क्या होगा? उसके भी बाल बच्चे हैं, ज़रा उनके बारे में भी सोच। रंजन बोला, माँ उनके बारे में सोच कर ही अभी तक चुप था, पर इस महंगाई ने कमर तोड़ दी है। अब नौकरी छोड़कर गांव भी नहीं आ सकता, यहाँ तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। वहाँ कम से कम भरपेट रोटी तो मिलती है, इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम दोनों भैया को समझाओ कि वह भी मेरे साथ शहर चले। अगर दोनों भाई मिलकर काम करेंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी। तब बाबूजी बोले, ठीक है बेटा, हम कल गोविंद से बात करेंगे। और यही सारी बातें सुनकर तारा नाराज़ है। रंजन शहर में एक दुकान पर सेल्समैन की नौकरी करता है
और उसकी पत्नी सुमन भी वहीं नौकरी करती है। साथ काम करते करते दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे। यह सच है कि शादी के बाद सुमन ससुराल में कभी भी कुछ घंटों से ज़्यादा नहीं रुक पाई और इसीलिए तारा को लगता है कि उसकी देवरानी घमंडी है। शादी के बाद रंजन ने भैया को कई बार कहा कि आप कभी शहर में घूमने आइए, पर तारा के कारण गोविंद भी कभी वहाँ नहीं गया। एक बार उसके सास ससुर गए थे और आने के बाद उन्होंने जो तारीफ के पुल बांधे बेटे बहू के लिए, उसे सुनकर तो तारा जल भुन गई कि हम इतने सालों से इनकी सेवा कर रहे हैं, हमारे लिए तो कभी एक शब्द भी नहीं कहा। उस शहरी कबूतरी ने 4 दिन देखभाल क्या कर दी, उसके गुणगान गाते फिर रहे हैं। ऐसी ही थी तो फिर वापस क्यों भेजा, अपने पास ही रख लेती। वह सुमन को शहरी कबूतरी कहकर बुलाती है और उसकी प्रशंसा कभी सुन नहीं सकती। उसे लगता है पहले तो सुमन ने उसके भोले भाले देवर को फंसाया और उसके बाद सास ससुर को अपने वश में किया। अगर कहीं गोविंद भी उसके घर चला गया तो कहीं वह उसे भी अपने वश में ना कर ले। उसे लगता है उसकी देवरानी जादूगरनी है जो सब पर अपना जादू चलाकर उन्हें अपना बना लेती है। नहीं तो वह इतने सालों से अपने सास ससुर और पति की सेवा करती आई है, पर उसकी तारीफ में कोई एक शब्द भी नहीं कहता, उल्टा उसकी कमियां निकालते रहते हैं। उसे तो सास ससुर पर ही गुस्सा आ रहा है कि क्यों नहीं उन्होंने उसी समय साफ साफ मना कर दिया। क्या ज़रूरत थी यह कहने की कि हम गोविंद से बात करेंगे। अगले दिन माँ बाबूजी ने सभी को बैठाया और सारी बात बताई। जैसा कि तारा का हुक्म था, गोविंद ने शहर जाने से साफ मना कर दिया। तब रंजन बोला, भैया ऐसी हालत में फिर मुझे अपने हिस्से की ज़मीन बेचनी होगी। उसकी बात सुनकर तारा बोली, बड़े आए ज़मीन बेचने वाले, यह ज़मीन क्या तुम्हारी बीवी दहेज में लाई थी जो बेच दोगे? यह हमारे पुरखों की ज़मीन है और हमारे यहाँ ज़मीन नहीं बेची जाती। रंजन जानता था असल में वह भाभी ही है जिसे उसे मनाना है, क्योंकि एक वही हैं जो उसके निर्णय का विरोध करेंगी। वह बोला, ठीक है भाभी, फिर मेरी भी एक शर्त है, या तो आप भैया को 1 महीने के लिए मेरे साथ शहर भेज दीजिए या फिर मेरे हिस्से की ज़मीन दे दीजिए। तारा बोली, यहाँ तुम्हारी कोई शर्त नहीं चलने वाली, जाओ अपने शहर लौट जाओ। रंजन बोला, नहीं भाभी, अब की बार मैं फैसला करके आया हूँ, खाली हाथ नहीं जाऊँगा। काफ़ी देर तक देवर भाभी में बहसबाजी होती रही। आखिर में माँ बाबूजी और गोविंद ने फैसला किया, गोविंद 1 महीने के लिए रंजन के साथ शहर जाएगा और उसके बाद गोविंद का फैसला अंतिम होगा। अगर उसे लगा कि शहर जाना परिवार के लिए अच्छा है तो हम ज़मीन बेचकर शहर चलेंगे, और यदि उसे लगा कि नहीं हमें शहर नहीं जाना चाहिए तो ना ही कोई बंटवारा होगा और ना ही ज़मीन बिकेगी। बोलो, तुम दोनों को मंजूर है? उन्होंने रंजन और तारा से पूछा। दोनों ने अपनी अपनी सहमति जताई। तारा खुश थी क्योंकि वह जानती है उसकी मर्जी के खिलाफ गोविंद कुछ नहीं कर सकता, जीत उसकी ही होनी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।